राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग के अंदर व्हाट वी डू इज दैट वी give equal time quantum to each of the processes, and then when the time quantum ends we take away that process from the system and give time to another process on the system. So if we say that round robin scheduling is a type of preemptive scheduling, then we are right, क्योंकि हमारे पास जब भी टाइम क्वांटम खत्म हो जाएगा तो हम जो है वो प्रीएम्प्ट कर देंगे, प्रोसेस को जबरदस्ती उठाएंगे प्रोसेसर के ऊपर से प्रोसेस को जबरदस्ती उठा के रेडी क्यू में दोबारा से डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम दोबारा से यही काम करते हैं कि हमने पहले जो काम किया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोसेसेस, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, हम लिख देते हैं और इनका हम जो है वो अराइवल टाइम लिख देंगे और बस ड्यूरेशन हम लिख देंगे। ठीक है, ताकि हम, जाहिर बात है कोई भी प्रोसेस है और ये एक लॉजिकल सी बात है, दिस इज अ लॉजिकल थिंग, कि कोई भी प्रोसेस अपने अराइवल टाइम से पहले स्केड्यूल नहीं हो सकता, यानी कि अभी वो सिस्टम में आया ही नहीं है तो उसको हम स्केड्यूल नहीं कर सकते। तो अराइवल टाइम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ओके, अराइवल टाइम हो गया और हम यहाँ पे लिखते हैं आगे बस ड्यूरेशन। बस्ट ड्यूरेशन, यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी लाइनें लगा लेते हैं, टेबल बना लेते हैं अपना प्रॉपर, ताकि उसके बाद फिर हम जो है वो काम ठीक से कर सकें। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया लाइंस, टेबल बना देते हैं, थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे पास, हमें पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई और यहाँ से हमने ये टेबल बन गया। अब रैंडम टाइम हम ले लेते हैं, कोई भी अराइवल टाइम, फॉर एग्जांपल हमारे पास P1 का अराइवल टाइम हम ले लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, और दूसरे का अराइवल टाइम हम ले लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 4, तीसरे का अराइवल टाइम हम ले लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 9, चौथे का अराइवल टाइम हम ले लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 12, और पांचवें का अराइवल टाइम हम ले लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 16। ठीक है, बस ड्यूरेशन हम दोनों की बस ड्यूरेशन सबकी हम जो है वो डिफरेंट ले लेते हैं। 10 बस ड्यूरेशन हम इसकी लेते हैं 10 की, इसकी हम बस ड्यूरेशन लेते हैं 12 की, इसकी हम बस ड्यूरेशन ले लेते हैं 8 मिली सेकेंड्स की, इसकी हम ले लेते हैं बस ड्यूरेशन P4 की बस ड्यूरेशन ले लेते हैं 24 मिली सेकेंड्स की, और फिर हम P5 की बस ड्यूरेशन ले लेते हैं 16 मिली सेकेंड्स की। सो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल जो बर्स्ट हैं वो हैं 48 और 67 की बर्स्ट है। ठीक है, अच्छा ये हमें पता है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो प्रीएम्प्टिव फॉर्म ऑफ शेड्यूलिंग है, यानी कि अगर एक का बर्स्ट खत्म, एक का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो हम जो है वो दूसरा प्रोसेस जो है वो फिर उसकी जगह पे लेकर आ जाएंगे।
अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसके अंदर टाइम स्लॉट डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। टाइम क्वांटम हम डिफाइन करते हैं। टाइम क्वांटम इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं टाइम क्वांटम इज इक्वल टू, हम इसके अंदर 8 मिली सेकेंड्स या 5 मिली सेकेंड्स हम एक टाइम क्वांटम डिसाइड कर लेते हैं कि 5 मिली सेकेंड्स के बाद टाइम क्वांटम अप हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट लेगा ये। ठीक है। अराइवल टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस सिस्टम में मौजूद था, और चूंकि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है तो 5 का टाइम क्वांटम हमें हर प्रोसेस को देना है बारी बारी। ठीक है। तो हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक ही हमारे पास प्रोसेस मौजूद था, तो हमने उसे 5 टाइम क्वांटम्स का वो दे दिया, और यहाँ पे हमने टाइम t इज इक्वल टू 5 लिख के ये हमने हमारा प्रोसेस P1 जो है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 5 तक प्रोसेस P1 चला है इसके अंदर। ठीक है। और हमारे उसके 5 टाइम यूनिट्स जो है वो एक्सपायर हो गए। ठीक है। यानी कि अब इसका बर्स्ट कितना रह गया है, -5 करना पड़ेगा बर्स्ट ड्यूरेशन में से 10 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। दिस इज इसका रिमेनिंग ड्यूरेशन इसका आएगा -5 इज इक्वल टू 5 रह गया इसका। एट टाइम t इज इक्वल टू 5 हम अगर देखें तो हमारे पास P1 और P2 दो प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद हैं। अब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है तो इसका मतलब दूसरे वाले को टाइम मिलेगा। दूसरे वाले को जब टाइम मिलेगा P2 को एट टाइम t इज इक्वल टू 5, तो वो चलेगा एट अंटिल टाइम t इज इक्वल टू 10 P5 चलेगा। ठीक है। अंटिल टाइम t इज इक्वल टू 10 P2 चलेगा। सॉरी, P5 कह दिया था मैंने गलती से। अंटिल फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 5 टू टाइम t इज इक्वल टू 10। ठीक है। हमारा P2 चलेगा। ठीक है। और एट टाइम t इज इक्वल टू 10 हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि P2 का रिमेनिंग बर्स्ट ड्यूरेशन कितना है। इसका रिमेनिंग बर्स्ट ड्यूरेशन रह जाएगा 7। ठीक है। अब आएंगे हम एट टाइम t इज इक्वल टू 10, हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस है सिस्टम में। हमारे पास P1 है, P2 है और P3 है, तीनों हैं। P1 और P2 को टाइम मिल चुका है, तो अब हम P3 को टाइम देंगे। अब P3 को जब हम टाइम देंगे तो हमारे पास फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 10 टू टाइम t इज इक्वल टू 15 हमारे पास P3 चलेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 15 हम ये चेक करेंगे कि हमारा रिमेनिंग बेस्ट ड्यूरेशन कितनी है। तो P3 की रिमेनिंग बेस्ट ड्यूरेशन 3 रह गई है। और टाइम t इज इक्वल टू 15 के ऊपर एट टाइम t इज इक्वल टू 15 we have 4 processes in the system, P1, P2, P3 and P4. Coming to these 4 processes, we know that we have given time to P1, we have given time to P2 and we have given time to P3. अब हमें टाइम देना है P4 को, तो हम 5 मिली सेकेंड्स की ड्यूरेशन P4 को देंगे। ठीक है। और फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 15 टू टाइम t इज इक्वल टू 20 P4 रन करेगा।
ठीक हो गया। P4 आएगा और P4 का फिर रिमेनिंग बस ड्यूरेशन हम निकाल लेंगे विच इज गोइंग टू बी 19। ठीक है,